डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिस्पायरेशंस। ये हमारा 5th पार्ट है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का। तो चलो बच्चों, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रिस्पायरेशंस क्या होता है। तो रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है बच्चों जो कि सेल्स के अंदर, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और इसमें फूड जो है बर्न आउट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। और ये जो एनर्जी है बच्चों, यही हमारे सेलुलर एक्टिविटी, अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए चाहिए। समझ में आ रहा? तो रिस्पायरेशन किसी भी लिविंग सिस्टम को जिंदा रहने के लिए बहुत ही अति आवश्यक और जरूरी चीज प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया जिसमें क्या होता है बच्चों, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज बर्न आउट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में आपका एनर्जी रिलीज होता है। प्रोसेस कहाँ होता है? प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? दूसरा एक और चीज ध्यान में रखना बच्चों कि अल्टीमेटली यहाँ पे जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी इसी रिस्पायरेशंस में बनता है किससे? एडीपी मॉलिक्यूल से, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, प्लस उसके साथ एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, तब जाके ये बनता है। तो देख सकते हैं कि ये एडीपी है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी मिला था, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया है एटीपी में, ताकि इसी एटीपी को यूज किया जाएगा बच्चों कहाँ पे? आपका जहां जहां एनर्जी की जरूरत होती है सेल्स के अंदर। तो ये एटीपी स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। और ये मॉलिक्यूल्स जब भी सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी इसी को प्रोवाइड करता है बाय ब्रोकिंग डाउन, दैट इज हाइड्रोलाइज्ड होता है, हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इससे बनता है एडीपी, और साथ में रिलीज हो जाता है एक मॉलिक्यूल्स आपका। अब मॉलिक्यूल्स क्या मतलब, यहाँ पे सीधे सीधे एनर्जी रिलीज होने लगता है, क्योंकि ये एटीपी के अंदर ट्रैप है एनर्जी, और ये ट्रैप एनर्जी क्या होता है? रिलीज हो जाता है आपका। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे आपका ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन। तो बच्चों आप पहले नंबर तो कंफ्यूज ना होना कि ये ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन जो है ये एक चीज है या अलग अलग प्रोसेस है, तो इस पे कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये ब्रीदिंग और जो रिस्पायरेशन है ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम बेसिकली समझ भलो लेते हैं, या नाम भी उसी तरह का रखा, रिस्पायरेटरी सिस्टम, है ना? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम से लगता है कि वही चीज है, लेकिन बच्चों ब्रीदिंग का मतलब होता है जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, मतलब एयर को ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, तो वो कहलाता है ब्रीदिंग प्रोसेस। तो ये एक क्या है बच्चों? फिजिकल प्रोसेस है ना? क्या एक तरह का फिजिकल प्रोसेस। बट जिस रिस्पायरेशन की हम बात कर रहे हैं वो रिस्पायरेशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में एनर्जी रिलीज होता है ना? एनर्जी रिलीज होता है। दैट मीन्स यहाँ पे रिस्पायरेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। बट यहाँ पे बच्चों ऐसा कुछ नहीं होना है, ब्रीदिंग में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ब्रीदिंग में क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है इनहेलेशन, दैट इज फ्रेश एयर को इनहेल किया जाता है, और जो फाउल एयर होता है उसको एक्सहेल करते हैं, मतलब अपने लंग से बाहर फेंकते हैं, निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, ब्रीदिंग जो है वो ऑलवेज कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है, बट रिस्पायरेशन एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर दोनों हो सकता है ना? उसके बाद ब्रीदिंग जो है does not need involvement any kind of enzyme, that means ब्रीदिंग के लिए एंजाइम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं रिस्पायरेशंस, तो रिस्पायरेशंस में एंजाइम हर और ईच एंड एवरी स्टेप्स में जरूरत होता है, क्योंकि यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये सारी चीजें एंजाइम के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। दैट इज एंजाइम क्या होता है? एक बायो कैटलिस्ट होता है, तो बायो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही पॉसिबल होता है। और लास्ट वन इज दैट कि आपका ब्रीदिंग में कोई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है ना? बट इन केस ऑफ रिस्पायरेशन इसमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट इज एटीपी बनेगा। ठीक है। अब आगे जाते हैं कि जो ये फर्दर जो रिस्पायरेशन है इसको हम लोग दो पार्ट में, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वेदर इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और
इन absence ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो इस रेस्पायरेशन को हम लोग कह सकते हैं एरोबिक रेस्पायरेशंस। और अगर रेस्पायरेशन कैसे हो रहा है इन absence ऑफ ऑक्सीजन तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द एरोबिक रेस्पायरेशन, दैट इज जिसमें क्या है ये रेस्पायरेशन कैसे हो रहा है आपका इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द रेस्पायरेशन इट इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पायरेशंस। तो एरोबिक रेस्पायरेशंस में जो मैकेनिज्म है बच्चों उसको हम लोग पूरे दो कैटेगरीज में, दो स्टेप में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है आपका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है ये दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में ये भी रखना कि ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ये 6 से 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद ये पायरुविक एसिड जो है आगे ब्रेक डाउन होता है और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दैट इज 38 एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो ये फर्दर ब्रेक डाउन है। बट यहाँ पे फर्दर ब्रेक डाउन बच्चों इसी बात पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशंस बनाया है। तो ये ब्रेक डाउन है फूड का, इसके आगे वाली पार्ट। अब थोड़ा सा एनारोबिक रेस्पायरेशन में देखते हैं। तो एनारोबिक रेस्पायरेशंस में इतना तो हमें समझ में आ गया है कि फूड का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन कैसा इन absence ऑफ ऑक्सीजन दैट इज विदाउट यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पायरेशंस कहते हैं। और एक चीज ध्यान में रख लेना बच्चों कि आपका जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है इसमें फूड का जो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स था वो टूट के आपका आइदर क्या बना लेगा, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज था वो 3 कार्बन या 2 कार्बन कंपाउंड में टूट जाता। कंप्लीट ऑक्सीडेशन फूड का नहीं हुआ है ना। और दूसरा कि ये जो एनारोबिक रेस्पायरेशन ये हर जगह नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक जगह है जैसे कि मसल्स है और ईस्ट सेल्स में। और ऐसा नहीं कि मसल्स में ऑलवेज होता है। इन फैटिक कंडीशन जब ऑक्सीजन की कमी रहता है तभी मसल्स में भी क्या होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में इक्वेशनल फॉर्म में अगर देखना चाहें तो सबसे पहले देखते हैं मसल्स में। तो मसल्स में भी सेम वही सिचुएशन है, एनारोबिक रेस्पायरेशन दैट इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज into pyruvic acid and in absence of oxygen that pyruvic acid convert होता है किसमें, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी के तौर पे 2 ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यहाँ इक्वेशन फॉर्म में देख सकते हैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड। ये कॉमन स्टेप है सभी के लिए। क्या है कॉमन स्टेप, इसका नाम क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। अब उसके बाद आता है पायरुविक एसिड। अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और भी कौन सा मसल सेल्स है तो ये लैक्टिक एसिड बनाता है प्लस एनर्जी। ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है और एनर्जी मतलब यहाँ पे 2 एटीपी साथ में बनता है। अगर नॉर्मल होता है तो 38 एटीपी नॉर्मल मतलब अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो 30 एटीपी, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एटीपी बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम देखें कि ये एनारोबिक रेस्पायरेशन कहाँ है, ईस्ट सेल्स में। तो यहाँ पे भी सेम वही ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है किसमें, आपका पायरुविक एसिड्स में, साइटोप्लाज्म में। देन उसके बाद पायरुविक एसिड दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड जो होता है ईस्ट के केसेस में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इथेनॉल दैट इज 2 कार्बन और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये 1 कार्बन कंपाउंड तो 3 कार्बन हो गया। और साथ में एनर्जी दैट इज यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन। यहाँ पे कितना 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन कर लेता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये है एनारोबिक रेस्पायरेशन इस सेल्स में और मसल सेल्स में। एक चीज और ध्यान में रखना, अगर मान लो यहाँ पे इथेनॉल मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है तो सच ये एनारोबिक रेस्पायरेशन आल्सो टर्म्स एज ए, इसको बोल सकते हैं फर्मेंटेशंस भी कहते हैं। तो फर्मेंटेशन एक क्या होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है जिसमें ग्लूकोज अल्टीमेटली किसी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये ईस्ट या किसी बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हम लोगों ने ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी का ओवरव्यू समरी कह सकते हो। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवे अगर हम देखें
तो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 कार्बन से बना होता है, साइटोप्लाज्म में टूट के बनाता है, पायरुवेट एसिड जो होता है 3 कार्बन प्लस एनर्जी भी कुछ एटीपी साथ में बना लेता है तुम्हारा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम रखा था, किसको क्या बोलते थे हम लोग, ग्लाइकोलिसिस कहते थे, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद अब यहाँ पे दो सिचुएशन कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या absent है, तो दो यहाँ पे केसेस, अगर मान लो ऑक्सीजन absent है और ये ईस्ट सेल्स की बात है, तो इसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मेथड यहाँ पे 2 एटीपी बनाता था साथ में। और दूसरा एक और केस है, मान लो ऑक्सीजन नहीं है लेकिन अब ये मसल सेल्स है, तो यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज लैक्टिक एसिड और एनर्जी दैट इज यहाँ पे 2 ही एटीपी यहाँ पे भी बनता है। और अगर मान लो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया के केसेस में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, और एनर्जी कितना है यहाँ पे 38 एटीपी बना लेता है। ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, 38 एटीपी बनता है इस केसेस में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये ओवरऑल किसका था, ब्रेकडाउन था ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम कंपेयर भी कर सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशंस और एनारोबिक रेस्पिरेशंस के बीच में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, आपका ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली साइटोप्लाज्म में या मसल्स या फिर ईस्ट वगैरह में हो सकता है। ब्रेकडाउन अगर देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट होता है, दैट इज ग्लूकोज सीधे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसमें ग्लूकोज आपका तो लैक्टिक एसिड या इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट्स में अल्टीमेटली यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा साथ में इथेनॉल और अल्कोहल बनता है और 2 ही एटीपी बनता है। तो दैट मीन्स अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम है और एरोबिक रेस्पिरेशन का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ह्यूमंस एयर को इनहेल करता है, लंग्स के अंदर फील करता है और लंग्स से फिर ये ब्लड में और ब्लड से फिर टिश्यू और टिश्यू से सेल्स में ऑक्सीजन जाता है और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपके सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल्स, दैट इज द ओपनिंग जो होता है उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, फिर उसके बाद आता है नेजल कैविटी, देन उसके बाद फेरिंग्स, देन उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद आता है वन पेयर लंग्स एंड उसके बाद एक और स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम। तो ये सब मिलके हमारा ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बनाते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें, दैट इज पाथवे की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एयर है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू कहाँ पहुँचता है, नेजल कैविटीज में, फिर नेजल कैविटी से ये फेरिंग्स से होता हुआ लैरिंग्स और लैरिंग्स से होता हुआ फाइनली ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से बच्चों ये आपका ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल एंड देन फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, लंग्स का जो सबसे फाइनेस्ट पार्ट होता है दैट इज एल्वियोलाई, जहाँ पे अल्टीमेटली गैसियस एक्सचेंज, ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज होने वाला है, समझ गए। और किसका, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज दैट इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड्स का, ठीक है। तो इस नॉस्ट्रिल से यहाँ पे लंग्स एयर घुसा, फिर नेजल कैविटीज, फिर उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स से होता हुआ ट्रैकिया, ट्रैकिया में यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ट्रैकियल रिंग होता है जिसको रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं, और फिर ये जो ट्रैकिया ये 2 ब्रांच बनाता है जिसको ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर फर्दर ब्रांच बनाता है जिसको ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स से होता हुआ एल्वेलाई तक पहुंच जाता है। तो ये पाथवे है, आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है, तो जस्ट बी अवेयर फ्रॉम दैट पाथवे। नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रीदिंग नहीं बता के मैं बताऊंगा पहले आप लोगों को कि कैसे एयर जो है नॉस्ट्रिल से अल्टीमेटली ब्लड के थ्रू टिश्यू तक पहुंचता है उसके बारे में, देन उसके बाद थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखा एयर कहाँ एंटर करता था, नॉस्ट्रिल्स, और नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है बच्चों, हेयर्स प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, और ये हेयर और म्यूकर क्या कहता है, डस्ट को ट्रैप कर लेता है। दैट मीन्स इस नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटीज में आपका एयर का फिल्ट्रेशन होता है,
ठीक है ना, फिल्ट्रेशन होता है, उसका जो भी कह सकते हो स्टरलाइजेशन कह सकते हो होता है, ठीक है ना। अब अल्टीमेटली यहाँ से नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी से होता हुआ अब ये जो एयर है, प्यूरिफाई एयर, साफ एयर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई से होता हुआ ये अल्टीमेटली लंग्स में इंटर कर जाता है। और यहाँ पे ट्रैकिया बच्चों ध्यान में रखना है कि ट्रैकिया जो है कोलैप्स ना हो जाए इन अब्सेंस ऑफ एयर, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है यहाँ पे देख सकते हो, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है ये इस पाइप को, एयर पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है ना, कोलैप्स होने से बचाता है। और साथ में देख सकते हो कि लंग्स का जो फाइनेस्ट पार्ट होता है दैट इज एल्वेलाइज, यहाँ पे ब्लड वेसल्स की खूब अच्छी व्यवस्था होती है, आर्टरीज और वेन्स वगैरह इसमें पूरा हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अब लंग्स के अंदर घुसते हैं तो ब्रोंकाई जो है डिवाइड होता है स्मॉल ट्यूबल्स जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर ये ब्रोंक्यूल्स फाइनली एंड होता है एक छोटे से टीनी एयर कैविटीज दैट इज सेट, उसको बोला जाता है एल्वोलाई, जो कि फाइनेस्ट पार्ट होता है किसी भी लंग्स का जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और इस एल्वोलाई के आसपास पहले ही बोला बच्चों की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है थ्रू आउट दैट, और इसी के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, पॉसिबल होता है, ठीक है। और एल्वोलाई जो है क्या करता है लंग्स में, ये आपके रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा देते हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा अच्छे से डिफ्यूज़न होता है ना। डिफ्यूज़न का मतलब हो गया बच्चों की जैसे ये ऑक्सीजन है ना, तो ये ब्लड में चला जाए और ब्लड से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ चला जाए, ये इस एल्वोलाइज में चला जाए ताकि ये हम इसको एक्सपेल आउट कर सके, ठीक है। अब आते हैं मैकेनिज्म में आगे अगर हम देखते हैं तो एक चीज ध्यान में रखना बच्चों कि जो लंग्स है वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट अपने आप नहीं करता है, इसके पीछे लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ लंग्स के पीछे लगे हुए हैं कौन, डायफ्राम, ठीक है ना, डायफ्राम मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रिब के अराउंड, यहाँ पे देख सकते हो ये रिब है ना, तो इस रिब के बीच में इस तरह से प्रेजेंट होता है। और इसके कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो चेस्ट है ना बच्चों ये एक्सपेंड करता है ना, एक्सपेंड करता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्सपेंड करता है और एक्सपेंड करने से एयर अंदर जाएगा तुम्हारा, दैट इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। तो इनटेक ऑफ एयर मतलब अगर एयर को लंग्स में भरते हैं तो ये कहलाता है इनहेलेशंस, और जब इसी लंग्स को हम लंग्स से जो एयर बाहर एक्सपेल करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन या इनहेलेशन एक्सहेलेशन एक ही चीज है, ध्यान में रखना, ये दोनों मैंने स्लैश लगा के रखा। तो अब एक एक करके देखते हैं, पहले इनहेलेशंस को देखते हैं। तो इनहेलेशंस के केसेस में ध्यान रखना कि डायफ्राम्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे चेस्ट एक्सपेंड होता है। चेस्ट एक्सपेंड होने से बच्चों ये इस कैविटी जिसके अंदर लंग्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटीज का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से थोरेसिक कैविटीज का प्रेशर कम होता है। और यहीं पे हम बात करें एयर में, है ना, तो एयर में क्या है आपका प्रेशर ज्यादा होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका क्या होता है, यहाँ पे एयर मूव करता है, और इसी को हम बोलते हैं इनहेलेशंस या इंस्पायरेशंस कहते हैं। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं, साथ में यहाँ पे एक चीज भी ध्यान रखना, बोलना भूल गया, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि डायफ्राम भी साथ में क्या होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही करता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये फ्लैट होता है, और फ्लैट होगा तो भी वॉल्यूम बढ़ता है। अब आ जाओ यहाँ पे दूसरा हम देखते हैं एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन में डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स होता है, जिससे चेस्ट क्या होगा नीचे की तरफ धंसता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने से इस थोरेसिक कैविटीज का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, घटता है, और वॉल्यूम घटने से अब इसका वॉल्यूम प्रेशर बढ़ेगा, है ना। अब ये किस बेसिस पे बोला बच्चों, तो ये आपका गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू nRT अगर पढ़ा होगा तो इसमें पता है कि जो P होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम्स का, तो इसी के बेसिस पे मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बोला इसमें, जो P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम्स का, है ना, तो इसी के बेसिस पे ये चल रहा है हम लोगों का। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे जैसे प्रेशर बढ़ा है और एयर में क्या है आपका, एयर का जो प्रेशर है वो कम हो, इसके कंपेरेटिवली तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर बाहर की तरफ चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलेरेशंस या एक्सपायरेशंस
कहते हैं। एक सिंपल से एक्टिविटी है, इसके बेसिस पे भी समझ सकते हैं। ये जो जार है इसी को हम लोग थोरेसिक कैविटीज का वॉल्यूम कह रहे हैं, और ये लंग्स है ना। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर बाहर निकलता है, इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। और अगर हम इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम को एक्सपेंड करते हैं, नीचे खींचते हैं, तो अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ता है, प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगा, और देखो लंग्स के अंदर एयर फिल हो गया। तो ये देखो बैलून कुछ नहीं एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये डायफ्राम और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, तो जिससे थोरेसिक कैविटीज का वॉल्यूम बढ़ता घटता है ना, तो उसके बेसिस पे लंग्स में एयर फिल होता है। अब जब हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं तो बच्चों जो ब्रीदिंग रेट होता है वो होता है आपका 12 to 16 ब्रीद, ठीक है ना, ब्रीद पर मिनट होता है। मतलब एक मिनट में एक नॉर्मल हेल्दी आदमी 12 से 16 बार सांस लेता है और छोड़ता है। तो अब इतना जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस हो रहा है तो गैसेस एक्सचेंज के लिए समय नहीं मिलता है, बट इसकी चिंता मत करो। इस ब्रीदिंग साइकिल्स में क्या होता है कि लंग्स के अंदर कुछ एयर हमेशा भरा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और इस रेसिडुअल वॉल्यूम्स ऑफ एयर के वजह से क्या होता है, यहाँ पे सफिशिएंट टाइम रहता है ताकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम्स उसके अंदर में ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसका किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो ऑक्सीजन का पहले ये डिफ्यूज्ड होके, सिंपल डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई भी चीजें मूव करता है, तो ये यूनिवर्सल लॉ होता है। ऑक्सीजन मूव करता है ब्लड्स में, तो पहले आएगा ये लंग्स के अंदर, दैट इज एल्वेलाइज, एल्वेलाइज आएगा ब्लड, और ब्लड से फिर कहाँ चला जाएगा, ये सेल्स के अंदर चला जाता है, मतलब या टिश्यू के अंदर में चला जाता है, ठीक है। तो ये है आपका एक्सचेंज प्रोसेस। तो ऑक्सीजन पहले डिफ्यूज्ड होके, सॉरी लंग्स में आएगा, लंग्स से डिफ्यूज होके ब्लड में, और ब्लड से डिफ्यूज्ड होके ये सेल्स में चला जाता है। सेल्स में हमेशा जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होता है। इस वजह से ऐसा जा रहा है, क्यों कम होता है, क्योंकि सेल्स के अंदर ही तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा उसी सेल्स में बनता रहता है किसी भी प्रोसेस के थ्रू, मतलब तुम्हारा रेस्पिरेशन में इक्वेशन लिखा था उसमें भी देखा था, तो हमेशा क्या होता है टिश्यू में रहता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले क्या होता है, जो टिश्यू है या सेल है ना, सेल से आता है ब्लड में, और ब्लड से फिर ये चला जाता है लंग्स में, और लंग्स से फिर ये वापस कहाँ चला जाएगा, एयर में चला जाता है। तो इस तरह से ये डिफ्यूज्ड होता है। तो यहाँ पाथवे भी ध्यान में रख लेना, तो ठीक है। तो ये था रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो एज वी नो दैट कि प्लांट में कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर तो होता नहीं है। तो प्लांट के केसेस में जो रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन ये होता है प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके लीफ पे, स्टेम पे, रूट पे, तो उसके थ्रू ये प्रोसेस हो जाता है ना। और प्लांट में भी ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है बच्चों, ध्यान रखना, वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। अब कुछ टेरेशियस प्लांट्स में जो पोर्स हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ये है स्टोमेटा, एक स्टोमेटा है, लेंटिसेल्स है, और रूट हेयर है ना। तो इसमें ध्यान में रखना हम लोगों को कि जो आपका जो स्टोमेटा है ये लीव्स और ग्रीन स्टेम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। लेंटिसेल्स जो होता है ये वुडी स्टेम और रूट के ऊपर प्रेजेंट होता है। और रूट हेयर जो होता है यूनिसेलर स्ट्रक्चर होता है, ये हमेशा यंग रूट में प्रेजेंट होता है, और ये यंग रूट में गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा रिस्पायरेशंस। तो रिस्पायरेशन इन एनिमल्स मतलब ह्यूमंस और प्लांट में देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए, दिल खोल के लिखिए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करिए, ठीक है। और बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा बच्चों तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज द अब्दुल बायोलॉजिस्ट, ठीक है। थैंक यू बच्चों आपको वीडियो देखने के लिए, और आपके लाइफ के लिए, आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा बच्चों, बाय बाय।